आप सभी को नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार जैन, प्रवक्ता श्री एम डी इंटर कॉलेज सारण। मैं आप सभी का आज कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का नाट्यशास्त्री कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सभी आप सभी को नाट्यशास्त्र विषय के वो विषय समकालीन विश्व राजनीति का द्वितीय अध्याय दो ध्रुवता का अंत आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस दो ध्रुवता के अंत में आपको हम आज समझाएंगे कि किस प्रकार दो ध्रुवता का अंत हुआ और सोवियत संघ का विघटन और किस प्रकार उसके परिणाम, कुछ प्रकरणों का हम आपसे चर्चा करेंगे। हमें विश्वास है कि आप उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और समझकर उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। मैं सर्वप्रथम आपको बताते हैं द्विध्रुवता ध्रुवता क्या है। द्विध्रुवता का तात्पर्य विश्व राजनीति में दो महाशक्तियां थी, उनके अस्तित्व में होता है। द्विध्रुवता के क्षण में पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ के अंदर वार्सा गुट में सम्मिलित हो गया और पश्चिमी गुट पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाटो गुट में सम्मिलित। बर्लिन की दीवार जब गिरी तो बर्लिन की दीवार के गिरने से वह गुट पुनः एक बार हो गए और द्विध्रुवता के विश्व के पतन का कारण सोवियत संघ का विघटन एवं गुट निरपेक्षता रहा। ये दो कारण रहे, द्विध्रुवता के विश्व के अंत का, सोवियत संघ का विघटन एवं गुट निरपेक्षता। अब बात करते हैं दूसरे प्रकरण पर, सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली से अभिप्राय हमारा समाजवाद एवं समतामूलक जो समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवाद शासन प्रणाली से। इसको वर्ष 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति के बाद अपनाया गया। वर्ष 1917 की जो क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई और उस 1917 की क्रांति के प्रणेता को माना जाता है व्लादिमीर लेनिन को सोवियत संघ की 1917 की क्रांति के प्रणेता के रूप में माना जाता है, जो एक बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। तो ये सोवियत प्रणाली इस प्रकार शरण में आई 1917 के बाद। इस सोवियत प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं नहीं, उस पर विचार करते हैं। सोवियत प्रणाली की विशेष प्रकरण है सोवियत प्रणाली की विशेषता। सोवियत प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी? इनकी विशेषताएं, इसमें राज्य एवं पार्टी को सर्वप्रथम विशेष महत्व दिया गया और इस प्रणाली में केवल एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी भी कहते हैं, उसका प्रभुत्व था। इस प्रणाली में अर्थव्यवस्था बहुत योजनाबद्ध थी और योजनाबद्ध के साथ साथ राज्य के पूर्ण नियंत्रण में भी थी। और दूसरी दुनिया के जो देश थे, जो समाजवादी गुट, उसका समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य को माना गया। इस प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी वो उन्नतशील थी, उन्नत संचार माध्यम बहुत उन्नत थे, परिवहन प्रणाली बहुत उत्तम थी और सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन, जो पावर थी, एनर्जी, ऊर्जा संसाधनों की बहुत अधिक थी। जैसे खनिज तेल, लौह इस्पात, ये सारे बहुत पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सोवियत संघ के पास उपलब्ध थे। सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता था वो अत्यधिक विकसित था। अत्यधिक विकसित होने के साथ साथ उसका एक सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर निर्धारित था और सोवियत संघ में विशेष बात यह थी कि सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था। नागरिकों का रोजगार प्राप्त होने से सरकार का जितना बल था वो जन कल्याण पर था। ये सभी विशेषताएं सोवियत संघ की प्रणाली के अंतर्गत मानी जाती हैं, परंतु सोवियत संघ की प्रणाली के कुछ दोष भी थे। किसी चीज़ की विशेषताएं, उसके दोष भी पर्याप्त मात्रा में। सोवियत प्रणाली के दोष पर विचार करते हैं, उन्हें समझते हैं। सोवियत प्रणाली के दोष, सोवियत प्रणाली क्या दोष थे? सोवियत प्रणाली के दोष क्या कमियां, वो निम्नवत हम समझाते हैं आपको कि उपभोक्ता जो थे
उनको पश्चिमी देशों की तुलना में कंपेरिजन कर रहे थे पश्चिमी देशों से, तो पश्चिमी देशों की तुलना में उन्हें निम्न स्तर की वस्तुएं प्राप्त हुई। ऐसे तो खर्च कर रहे थे, पर उनकी जो स्तर था वस्तुएं प्राप्त करने का, उसका स्तर निम्न स्तर का था। वो निम्न स्तर की वस्तुएं प्राप्त कर रहे थे। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शासन था, और नौकरशाही का शासन था, जिसके कारण इसकी प्रवृत्ति समाजवादी से सत्तावादी में बदल गई। नौकरशाही के बढ़ते हस्तक्षेप से नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी। सोवियत संघ में एक ही दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और सोवियत शासन में शामिल जितने 15 गणराज्य थे उसमें रूस का अधिक। तो रूस के आगे सभी और गणराज्य अपने आप को स्वयं दमित एवं उपेक्षित अनुभव करते थे। बड़ा ये सोवियत प्रणाली की दोष थे, उनकी कमियां थी। सोवियत प्रणाली के साथ साथ जुड़ने का जो मुख्य श्रेय गोर्बाचेव और सोवियत संघ में क्या उनके था, उस पर विचार करते हैं। गोर्बाचेव और सोवियत संघ। गोर्बाचेव और सोवियत संघ में क्या आता था? मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचेव तत्कालीन जो विश्व की व्यवस्थाएं थी, जो विश्व में परिवर्तन हो रहे थे, उन परिवर्तनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और वो चाहते थे ये परिवर्तन सोवियत गणराज्य में भी हों, और इसी के वो पक्षधर थे। तो क्या किया गोर्बाचेव ने? उनकी बात का हम विचार करते हैं। गोर्बाचेव के क्या क्या सुधार प्रणालियाँ रही। गोर्बाचेव सुधार प्रणाली। गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियां निम्न 3 रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सुधार थे, पर हम मुख्य रूप से 3 बातों पर विचार करते हैं, 3 प्रणालियों पर विचार करते हैं। सबसे पहले विलोचना अर्थात खुलापन। खुलापन विलोचना से मतलब क्या है? गोर्बाचेव ने सन 1985 में सोवियत प्रणाली की सुधार की दिशा में एक सोवियत संघ की वास्तविकता के बारे में ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ का ज्ञान क्या था, उसके बारे में इस विलोचना की प्रणाली को अपनाया। इन सुधारों के द्वारा गोर्बाचेव ने एक नए नागरिक समाज के अस्तित्व की रचना की। दूसरा, पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्रचना। पेरेस्ट्रोइका का क्या मतलब है? इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन अर्थात तो प्रारंभ दबाव की अपेक्षा सहमति के द्वारा किया जाने वाला। वो कहते थे हर चीज में प्रेशर काम नहीं करता, आप दबाव से काम नहीं करते, दबाव की जगह आप सहमति से काम कराएंगे। तो ये प्रणाली जो पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्रचना, इस प्रणाली में उनका मुख्य विषय था कि दबाव से नहीं सहमति से कार्य कराने का बल था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए इसी प्रणाली को इसका नाम दिया उन्होंने उस्क्रोनी प्रणाली, जिसे बोलते हैं दबाव की जगह सहमति से कार्य, दबाव की जगह सहमति से कार्य करने पर। आप दबाव से नहीं सहमति से काम कराइए, अभिनय से काम कराइए। तो दबाव की जगह सहमति से कार्य बनाने की प्रणाली उस्क्रोनी प्रणाली, पेरेस्ट्रोइका, उस प्रणाली पर अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने विशेष बल दिया। तीसरा जो प्रणाली थी उनकी थी राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार उन्होंने क्या किया? इसके तहत उन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की बहुत बड़ा मामला, हथियारों की होड़ थी उस समय
उस हथियारों की होड़ पर रोक लगाई, क्योंकि दोनों राष्ट्र ये चाहते थे हम पावर में, हम तो उन्होंने हथियारों की होड़ पर रोक लगाई और अफगानिस्तान के साथ साथ पूर्वी यूरोप में जहाँ सेना तैनात थी, सोवियत सेना को वापस बुलाया। इसके जर्मनी के एकीकरण में सहायक हुआ तथा शीत युद्ध की समाप्ति हुई। चोप ने जो सुधार प्रणाली थी उसके बाद उनका भी सोवियत संघ में विरोध हुआ। तो क्या विरोध हुआ गोरबाचोव की सुधार प्रणालियों का? गोरबाचोव की सुधार प्रणालियों का विरोध सोवियत संघ ने गोरबाचोव की सुधार प्रणालियों का विरोध स्वरूप वर्ष 1991 में आकस्मिक परिवर्तन। उनके आकस्मिक परिवर्तन क्या हुए सोवियत संघ में? सोवियत संघ के रूसी गणराज्य में बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता। बोरिस येल्त्सिन भी सबसे पहले उन्होंने रूसी गणराज्य में जो आम चुनाव हुए उसमें जीता और वहां केंद्रीकृत नियंत्रण करने से उन्होंने इनकार कर दिया। और मध्य एशियाई जो गणराज्य थे उन्होंने ये कहा कि अपनी स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं की, हम सोवियत गणराज्य में ही रहना चाहते थे। मिखाइल गोरबाचोव के बाद जब बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्या किया? तो उससे सोवियत संघ का विघटन हो गया। कैसे सोवियत संघ का विघटन होगा बात करते हैं। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, 3 कौन कौन से थे? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन 3 राज्यों में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई कि सोवियत संघ की समाप्ति की जाती है और सोवियत संघ का अंत हो गया। ऐसे गणराज्य जो सोवियत संघ से स्वयं को अलग कर रहे थे उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया और पूर्व के सोवियत गणराज्यों ने पूंजी तंत्र एवं लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। इस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के कारण भी थे। किसी भी चीज का विघटन हुआ तो उसका कुछ कारण थे। तो क्या सोवियत संघ के विघटन के कारण रहे? बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या कारण रहे? सोवियत संघ के विघटन के कारण बात करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण के सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर। जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो कमजोर हो गई। कमजोर होने से जनता की जो भावना थी, जो आकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी, उनको पूर्ति करने में असमर्थ थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजनीतिक आकांक्षाएं जो थी कमजोर संस्था। राजनीतिक संस्थाएं कमजोर होने का दूसरा बात करते हैं आर्थिक संस्था। उनकी सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं भी कमजोर थी। आर्थिक संस्था कमजोर होने से इससे उपभोक्ता जो थे उनकी वस्तुओं की देश में लगातार कमी होती है। कमी होती रहने के साथ साथ जनता का, तीसरा पॉइंट माने तो जनता का पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर झुकाव होता गया। झुकाव होना भी विघटन का एक मुख्य कारण रहा। और मिखाइल गोरबाचोव ने जब अपने सुधारों के उदारता से की, बहुत सारी उदारता थी मिखाइल गोरबाचोव के कारण में, उदारता का कारण था। तो उदारता के कारण में तो जनता की अपेक्षा ज्यादा, जब जनता की अपेक्षा अधिक हो गई तो जनता की अपेक्षा आवश्यकता से अधिक होने पर उनकी पूर्ति नहीं कर सके, उनका आशानुरूप लाभ नहीं हो सकता था। इसलिए भी सोवियत संघ के विघटन का ये कारण बना। गोरबाचोव का जनता का समर्थन भी कम है। जब जनता का समर्थन कम होता चला गया तो जनता का समर्थन कम होने से वो दो जनमत जो है दो भागों में बट गए। तो ये सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण थे। सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण के बाद विघटन जो हो गया उसके कारण तो उसके परिणाम क्या? बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम।
परिणाम, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम रहे? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम सबसे पहले शीत युद्ध समाप्त, जो दो महाशक्तियों के बीच चल रहा था शीत युद्ध, वो समाप्त हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति से हथियारों की प्रथमता थी, दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ और उसमें अमेरिका और सोवियत संघ में, वो खत्म हो गई, हथियारों की प्रथमता समाप्त हो गई। तीसरी, द्वैध्रुवता का अंत हो गया। द्वैध्रुवता का अंत होने से अमेरिका का जो बढ़ता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इससे अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अमेरिका की बन के उभरी और सोवियत संघ के विघटन के बाद नए नए देशों का उदय हुआ। ये 4 पॉइंट्स थे जो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप हुए। और सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके उत्तराधार के रूप में रूस का उदय। सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप उत्तराधिकारी के रूप में रूस का उदय। रूस का उदय होना कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, उस उत्तराधिकारी के रूप में रूस का उदय। रूस सबसे अधिक पावर में था, इसके परिणाम से सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के स्थान पर रूस को स्थान मिला। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो सोवियत संघ के साथ की गई थी, वो अंतर्राष्ट्रीय संधियां फिर उनको रूस के साथ स्थानांतरित कर दिया गया। सोवियत पूर्ववर्ती राज्यों में केवल रूस को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दिया गया। दर्जा देने के साथ रूस और अमेरिका के साथ फिर परमाणु निरस्त्रीकरण की कई सारी संधियों पर हस्ताक्षर भी किए गए। यह सब रूस के उत्तराधिकारी के रूप में उदय होने के परिणाम स्वरूप हुआ। और सोवियत संघ में फिर कौन कौन से नेताओं का विशेष योगदान रहा, उनके बाद बात करते हैं। सोवियत संघ के प्रमुख नेता, सोवियत संघ के प्रमुख नेता, सोवियत संघ के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन, जिनका जन्म 1870 में, मृत्यु 1924 में हुई। इन्होंने बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की। सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन, इन्होंने बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन, इनका जन्म 1879 में हुआ, मृत्यु 1953 में हुई। इन्होंने खेती का बलपूर्वक समाहीकरण कराया। समूहीकरण कराने के साथ तीसरे निकिता क्रुश्चेव, इनका जन्म 1894 में और मृत्यु 1971 में हुई। इन्होंने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा। चौथे लियोनिड ब्रेजेव, इनका जन्म 1906 में हुआ और मृत्यु 1982 में हुई। इन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा का व्यवस्था का सुझाव दिया था। और 5वें नंबर पर बात करते हैं तो मिखाइल गोर्बाचेव, जो उनका जन्म 1931 में हुआ और ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। 5 नेताओं ने विशेष सोवियत संघ के लिए काम किया। व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजेव और मिखाइल गोर्बाचेव। और अब हम बात करेंगे इसके बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक माने धक्का और थेरेपी माने उपचार। शॉक माने धक्का, आघात। तो शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करें। आपने आघात पहुंचाया, आघात पहुंचाकर उपचार करने से मतलब शॉक थेरेपी। अब साम्यवादी शासन का यहाँ क्या अर्थ है कि साम्यवादी शासन के पतन से शॉक थेरेपी की प्रक्रिया शुरू हुई। साम्यवादी शासन समाप्त हुआ, शॉक थेरेपी की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। वर्ष 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी का उद्देश्य यही था कि सभी देश पूंजी की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को पूर्ण रूप से अपना लें। दो बातें, पूंजी की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को पूर्ण रूप से, तो शॉक थेरेपी का नहीं।
इस थेरेपी के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए। नंबर 1, जो राज्य की संपदा था उसका निजीकरण, सामूहिक स्वार्थ उनको निजी फॉर्म में और मुक्त व्यापार को अपनाने पर विशेष बल दिया गया। ये शॉक थेरेपी के मुख्य कारण है। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या? शॉक थेरेपी के क्या परिणाम? शॉक थेरेपी हुई तो शॉक थेरेपी से क्या परिणाम निकल के आए? तो शॉक थेरेपी के परिणाम की हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, शॉक थेरेपी का जो राज्य नियंत्रित रूस जो था उसका राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा पूर्ण रूप से हिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया अथवा कंपनी बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट गैराज सेल है, जिसे हम लोग बोलते हैं गैराज सेल के नाम से। गैराज सेल 90% जो रूस के कंपनियां थी, रूस के उद्योग थे, उनको बेच दिया गई कंपनियों को, उस गिरावट को बोलते हैं गैराज सेल के नाम से लिया जाता है। नंबर 2, रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसकी भारी कमी गिरावट है, जिससे मुद्रास्फीति की दर में निरंतर वृद्धि होती चली गई। और तीसरा पॉइंट करते हैं, रूस के लगभग 1500 बैंक दिवालिया घोषित हो चुके थे। और खेती के निजीकरण हो गया, खेती का, तो खेती के निजीकरण होने से रूस में खाद्यान्न संकट उत्पन्न। जब रूस में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने से रूस में खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, उसे बढ़ाना पड़ा। रूस में खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। निजीकरण के परिणाम स्वरूप अमीर और गरीब के बीच एक खाई और पैदा हो गया। अमीर और अधिक अमीर होता चला गया, गरीब और नीचे गरीब होता चला गया। अमीर और गरीब की खाई का अंतर, एक विषमता का अंतर और अधिक बढ़ता चला गया, जिससे सोवियत संघ की पुरानी समाज कल्याण व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। कई देशों में माफिया वर्ग भर गया बहुत तेजी से, क्योंकि उसने आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। रूस राष्ट्रपति का संसद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनना, राष्ट्रपति से ज्यादा राष्ट्रपति संसद से भी अधिक शक्तिशाली बन गया। क्यों? क्योंकि इसके कारण संसद अब कमजोर संस्था बन के रहेगी। जिसका उदाहरण तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, यहाँ पर राष्ट्रपति की पावर संसद से भी अधिक हो गई। ये सभी परिणाम शॉक थेरेपी के किए। अब हम संघर्ष और तनाव पर बात करेंगे। संघर्ष और तनाव, संघर्ष और तनाव क्या है? स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल संघर्ष और तनाव के कारण जब रूस सोवियत संघ का विघटन हो गया तो रूस के जो गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान, वे लंबे समय तक हिंसकवादी आंदोलन के अंदर चलता रहा। तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह हिंसा होती। जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता के लिए उनमें गृह युद्ध होता रहा। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में शासन को समाप्त करने के लंबा आंदोलन चला। ये संघर्ष होता, संघर्ष और तनाव का अपने अपने प्रतिष्ठान, अपने अपने को गणराज्य, अपने अपने अधिक शक्तिशाली समझना, ये सब संघर्ष और तनाव के कारण थे। तो संघर्ष और तनाव के कारण पर विचार करें तो क्यों चेचन्या दागिस्तान में कलह हुई, क्यों संघर्ष हुआ, क्यों जॉर्जिया में, क्यों चेचन्या में, ये सब के रीजन क्या था? संघर्ष क्या हुआ, तनाव क्या था, कारण क्या था इनका? तो उस पर बात करते हैं। संघर्ष और तनाव के कारण। संघर्ष और तनाव के कारण, संघर्ष और तनाव के मुख्य कारण क्या थे? सबसे पहले बात करते हैं तो मध्य एशियाई जो गणराज्य थे उसमें विशाल पेट्रोलियम संसाधन उपलब्ध, विशाल, उनके अंदर विशाल पेट्रोलियम का संसाधन था। और हर व्यक्ति अपने पावर में पेट्रोल की कितनी आवश्यकता है पेट्रोलियम उत्पादों की, तो उनको हर आदमी अपने पावर में लेना चाहता था। वो गणराज्य हमारे अधीन आ जाए तो इससे हम अधिक शक्तिशाली बन सके। तो ये सबसे बड़ी संघर्ष तनाव का कारण था कि जो दक्षिणी मध्य एशियाई गणराज्य थे, उन मध्य एशियाई गणराज्यों में विशाल पेट्रोलियम के संसाधन उपलब्ध थे। अमेरिका द्वारा जो मध्य एशियाई क्षेत्र थे उनमें सैनिक संगठन स्थापित। रूस की इच्छा थी, ये थी कि ये गणराज्य सब हमारे अधीन रहें, इसलिए संघर्ष तनाव और अधिक इच्छा करता। चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया इनका विभाजन हो चुका था। तो चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया विभाजन के साथ
खनिज तेल और अन्य प्रकार के और अधिक उद्योग थे, उन पर संसाधन थे, तो उन पर चीन का भी उसमें प्रभाव होने लगा। इसलिए संघर्ष एवं तनाव के कारण लगातार बढ़ते जा रहे थे। ये संघर्ष और तनाव के मुख्य। अब बात करते हैं हमारा सोवियत संघ से, हमारे भारत देश का सोवियत संघ से, रूस से क्या लाभ था, हमारा भारत कहाँ उनके साथ सहयोग कर रहा था, कहाँ पर भारत था। तो बात करते हैं पूर्व साम्राज्य देश और भारत। पूर्व साम्राज्य देश, भारत ने जो साम्राज्य देश थे उनके साथ अच्छे संबंधों की स्थापना की और उनकी सोवियत संघ के साथ ही बहुत अच्छे संबंध थे। भले ही ध्रुवता चल रही थी, शीत युद्ध था, पर शीत युद्ध में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। पंडित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया था। परंतु सोवियत संघ के साथ उनके संबंध अति मधुर थे, रूस के साथ उनके संबंध अति मधुर रहे। हमारे देश के, भारत देश के संबंध किस प्रकार रहे, भारत और रूस की बात करते हैं। भारत और रूस, भारत और रूस के संबंध बहुत मित्रवत थे, अति घनिष्ठ रहे। इसके कारण थे, इसके मुख्य बात थे। सबसे पहले रूस में हमारे भारत देश की हिंदी फिल्मों का चलन काफ़ी है। हमारे देश की जो हिंदी फिल्में हैं वो वहाँ पर बहुत अधिक लोग पसंद करते हैं। रूस के व्यक्ति बहुत अधिक प्रसन्नता के साथ वो कार्य करते हैं और रूस में हिंदी फिल्मों का चलन काफ़ी तीव्रता से। भारत एवं रूस शुरू से ही बहुत ध्रुवीय विश्व बनाने के पक्षधर है। सब चाहते कि एक ध्रुवीय विश्व, परंतु भारत और रूस ये चाहते हैं कि बहुत ध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय विश्व ना हो, सबके साथ बहुत ध्रुवीयता विश्व का व्यवहार हो। और इसी मित्रता की वजह से दोनों देशों के मध्य, भारत और रूस के मध्य 2001 में सामरिक समझौतों के तहत 80 जो संधियां थी उन पर समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए और भारत और रूस के संबंधों को एक नवीनता, एक मित्रता और प्रगाढ़ हुई। भारत का रूस से इतनी मित्रता का क्या लाभ है, क्या हम कर रहे हैं। भारत और रूस क्यों एक दूसरे के प्रति कटिबद्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस से। भारत को रूस से भारत को बहुत लाभ है। निम्न तथ्यों बात करते हैं। सबसे पहला कश्मीर के संबंध, कश्मीर के संबंध पर समर्थन। रूस हमारे भारत देश का कश्मीर जैसे मुद्दे पर हमेशा समर्थन करता रहा है। दूसरा, अंतरिक्ष उद्योग, स्पेस इंडस्ट्री, उसमें क्रायोजेनिक रॉकेट की प्राप्ति हुई हमें वो रूस से हुई है। और चीन के साथ जो संबंध है हमारे, उन संबंधों का संतुलन बनाने में भी भारत और रूस के संबंधों का महत्वपूर्ण योगदान है। और ऊर्जा की आपूर्ति भी रूस से भारत को होती रहती है। ये रूस से भारत को लाभ है। और भारत और सोवियत संघ आज के इस अध्याय का ये आखिरी प्रकरण, भारत और सोवियत संघ। भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंध बहुत मधुर थे, जिसके निम्न कारण थे। नंबर 1, आर्थिक संबंध। बात करते हैं आर्थिक संबंध की। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि में इस्पात कारखाने यहाँ हैं। वहाँ सार्वजनिक क्षेत्रों में कंपनियों हमारी सहायता की भारत की। और साथ ही भारत की जो मुद्रा है, उस विदेशी मुद्रा की भारत में कमी थी, तो भारत की जो मुद्रा रुपए, उस मुद्रा को माध्यम बनाकर भारत से व्यापार भी किया। तो आर्थिक संबंध बहुत मजबूत रहे। दूसरे, राजनीतिक संबंध। राही समय पर कश्मीर का जो मसला है उस पर भारत का हमेशा समर्थन, सोवियत संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमेशा समर्थन किया है। तो इससे हमारी राजनीतिक संबंध बहुत अधिक मजबूत होते हैं। सैन्य संबंध। सोवियत संघ ने, भारत ने सैन्य तकनीक
उपलब्ध कराने के लिए कई सारे समझौते किए, बहुत सारी सैन्य तकनीकी हमारे हाथ तकनीकी को उन्होंने साझा किया है। आज हम भारत और रूस मिलकर सैन्य समझौते करते हैं। और लास्ट अंतिम सांस्कृतिक समझौते। भारतीय संस्कृति, कला एवं हिंदी फिल्में का सोवियत संघ में आज भी अधिक लोकप्रिय है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति रूस में अधिक पसंद की जाती है और इन सब का भारत और सोवियत संघ का ये संबंध रहा है। मैं अंत में आप सभी को अश्विनी कुमार जैन, प्रवक्ता श्री MD प्रज्वल शीर्षागन, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक पढ़ें और अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें। सर धन्यवाद।